अस्सलामुअलैकुम। टुनाइट विद समर अब्बास में मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद। नाज़रीन, स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाना है या मुज़ाकरात की मेज पर बैठना है, ये दो वो बुनियादी सवालात हैं जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल की सियासत, समत और बका का फैसला करने जा रहे हैं। अगरचे हुकूमत की जानिब से बारहा तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की जा चुकी, मगर ताहाल तहरीक इंसाफ ने इस मामले पर ना तो मुकम्मल इनकार किया और ना ही वाज़े आमादगी दिखाई है, बल्कि एक ऐसी पॉलिसी अपनाई गई है जिसे सियासी हल्के ना हाँ ना की हिकमत अमली करार दे रहे हैं। तो अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर चुकी है। ताहम तहरीक इंसाफ इस मुमकिन अमल से खुद को अमलन अलग रखने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। इसी के साथ इमरान खान की हिदायत पर हुकूमत मुखालिफ स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों और मुज़ाहमती सियासत के इशारे भी मुसलसल सामने आते जा रहे हैं, जो इस बात की अक्कासी करते हैं कि तहरीक इंसाफ की मजमूई हिकमत अमली और लाहे अमल ताहाल अभाम का शिकार है। बज़ाहिर हुकूमत भी इस गैर वाज़ेह रवैये को भांप चुकी है और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ मुबहम मौक़िफ़ को नीयत का खोट करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि तहरीक इंसाफ डायलॉग नहीं बल्कि डेडलॉक चाहती है, क्योंकि इमरान खान सियासी मुज़ाकरात के हामी नहीं है। एक सियासी जमात के तौर पे हमारा ये बिलीव है कि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। लेकिन पीटीआई के जो बानी हैं उनका शुरू से ये रवैया रहा है, वो सियासी डायलॉग पे यकीन नहीं रखते और जेल में बैठ के किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो जो है वो मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाने के लिए प्लानिंग करें। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा ये कोशिश की है कि सियासी जमातें जो हैं वो टेबल पे बैठें और अपने सियासी जो भी इश्यूज हैं उनको बैठ के थ्रू डायलॉग जो है वो रिजॉल्व करें। अगर वो बात करना चाहते हैं तो वो ठीक है, अगर वो नहीं करना चाहते तो ये उनका फैसला। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह से कबल गुज़िश्ता रोज़ हमारे ही शो में वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली भी इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि पीटीआई मुज़ाकरात के मामले में संजीदा नहीं है। 7वीं बार वज़ीर आज़म ने इनको दावत दी है, ये 6ठी-7वीं बार के आइए मिलकर बात करते हैं। गुज़िश्ता तकरीबन 2 हफ्तों में बैरिस्टर गौहर साहब ने 2-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस बात का जिक्र किया कि माफ़ी तलाफ़ी करें, हम बात करना चाहते हैं, हम डायलॉग करना चाहते हैं, खुदारा जाने दें, बातचीत होनी चाहिए। तो उसको भी सीरियस लिया गया। दूसरा, जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, उन्होंने भी डायलॉग की बात की, तो वो एक सीनियर सियासतदान है, उसको भी सीरियस लिया गया। और साथ ही साथ ये इमरान इस्माइल साहब और फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी डायलॉग की बात की। तो ऑल टुगेदर जो है तो प्राइम मिनिस्टर ने उसका एक मुस्बत रिस्पांस दिया। हालांकि इससे पहले जितने भी हमने मुज़ाकरात की दावत दी है तो उसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला। तो नाज़रीन, अगर एक तरफ इमरान खान का झुकाव मुज़ाकरात की बजाय स्ट्रीट मूवमेंट की जानिब दिखाई देता है, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के बयानात में निस्बतन लचक नजर आ रही है, जिसे बुनियाद बनाकर हुकूमती कैंप की जानिब से यह बयानिया सामने आया कि तहरीक इंसाफ खुद मुज़ाकरात की ख्वाह है। ताहम आज बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत के इस मौक़िफ़ को भी मुस्तरद कर दिया। एक्स पर जारी अपने बयान में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि गुज़िश्ता 10 दिनों या पूरे साल में वज़ीर आज़म से उनका कोई राब्ता नहीं हुआ। अगर राब्ता हुआ या उन्होंने कोई राब्ता किया तो अवाम को जरूर बताएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बातचीत एक अहम मामला है, मुज़ाकरात पर गैर संजीदा गुफ्तगू ना करें ताकि हालात मजीद खराब ना हो। मुज़ाकरात के हवाले से जिस तरह हुकूमत तहरीक इंसाफ के किरदार और नीयत पर शुकूक का इजहार कर रही है, हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी इसी मौक़िफ़ की तायीद करती नजर आ रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ मौक़िफ़ को मुत्तज़ाद करार देते हुए मशवरा दिया है कि पार्टी को अपनी सियासत किसी एक फर्द की मोहताज नहीं बनानी चाहिए। पीटीआई का जो हमेशा से रहा ना, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात की है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, फिर कहते नहीं बानी को रिहा करो तो मुज़ाकरात करेंगे, तो खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और ये हमेशा से उनका वतीरा रहा है पीटीआई का कि वो सीधी बात नहीं करते हैं। पीटीआई को चाहिए कि वो हकीकत को देखें और इस वक्त सिर्फ एक शख्स के पीछे अपनी सियासत ना करें। मुल्क में हम खुद कहते हैं और बहुत मसाइल हैं, एक अपोजिशन का रोल अदा करें। जो लोगों ने उन्हें वोट दिया है उनका हक है, लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि वो सिर्फ एहतजाज करें और लोगों को तकलीफ।
यही नहीं, एक जानिब मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात और मुज़ाहमत के दरमियान सख्त सियासी इम्तिहान का सामना है, तो दूसरी तरफ बैरून मुल्क मौजूद तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है और उनके जो कारकुन हैं, उनकी सरगर्मियां पार्टी के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रही हैं। बैरून मुल्क से मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में जिस हद तक बात आगे बढ़ चुकी है, उसके जवाब में रियासत और हुकूमत की बर्दाश्त भी खत्म होती दिखाई दे रही है और तहरीक इंसाफ के लिए पहले से तंग सियासी रास्ता मजीद महदूद किया जा रहा है। ब्रेडफोर्ड में पीटीआई के एहतजाज में फील्ड मार्शल को कत्ल की धमकियों पर पाकिस्तान के बरतानिया से एहतजाज के जवाब में बरतानवी हाई कमीशन ने पाकिस्तानी हुकूमत से जुर्म के सबूत मांग लिए हैं। बरतानवी हाई कमीशन ने पाकिस्तान हुकूमत को वाज़ेह किया है कि बरतानिया में पुलिस और इस्तिगासा हुकूमत से आज़ाद होकर काम करते हैं। अगर किसी गैर मुल्की हुकूमत को यकीन हो कि हमारी सरजमीन पर कोई जुर्म सरजद हुआ तो वो तमाम मुतल्लिका शवाहिद बरतानिया में पुलिस राब्ता ऑफिसर के जरिए फराहम करें। तर्जुमान ने कहा कि जो भी मवाद बरतानवी कानून की खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया गया, उसका पुलिस जायजा लेगी और फिर उसकी बुनियाद पर फौजदारी तहकीकात का आगाज भी किया जा सकता है। बज़ाहिर इसी मुमकिन कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। बरतानिया में पीटीआई की तकरीब में फील्ड मार्शल से मुतल्लिक गैर जिम्मेदाराना बयान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बयान देने वाली खातून से इजहार लाताल्लुकी कर दिया है। पीटीआई ने कहा कि बरतानिया में एहतजाज के दौरान खातून की तकरीर से पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। मुतल्लिका खातून पार्टी का कोई ओहदा भी नहीं रखती और खातून के ख्यालात, ज़बान, तर्ज़े गुफ्तगू पार्टी के मौक़िफ़ की अक्कासी नहीं करती। पीटीआई ने वजाहत की है कि वो तशद्दुद, इश्तिआल अंगेज़ी, नफरत अमेज़ गुफ्तगू और गैर मुहज़्ज़ब ज़ुबान की उसूली तौर पर मुखालफत करती है और जमहूरी, आइनी और पुरअमन सियासी जदोजहद पर यकीन रखते हैं। पार्टी ने बयान में कहा कि वो किसी भी फर्द या गिरोह की जानिब से इसके बरक्स तर्ज़े अमल की हिमायत नहीं करते। सियासी दबाव के साथ साथ तहरीक इंसाफ को कानूनी महाज पर भी संगीन चैलेंजेस का सामना है, जिनसे निपटने के लिए तमाम मुमकिन कानूनी रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ सुनाए गए फैसले को चैलेंज करने के लिए अपीलें तैयार कर ली गई हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। अपीलों के मतन के मुताबिक अदालत ने इनामुल्लाह शाह, जिसे बरतरफ किया जा चुका था, के बयान पर इन्हसार किया, जबकि बरतरफ शुदा गवाह के बयान को बुनियाद बनाना कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। अदालत ने वादा माफ गवाह के बयान पर भी इन्हसार किया, जो कानून के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक इस्तिगासा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रही। बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए 2 अलग अलग अपीलें पीर के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी, जिनमें तोशाखाना 2 का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की जाएगी। अपील के मतन में कहा गया है कि एक ही जुर्म में मुतअद्दिद बार सजा नहीं दी जा सकती, जबकि स्पेशल सेंट्रल अदालत को इस मुकदमे की समाअत का इख्तियार भी हासिल नहीं था। अपील में मजीद कहा गया है कि सुहेब अब्बासी को गैर कानूनी तौर पर सुल्तानी गवाह बनाया गया है। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बुल्गारी सेट तोशाखाना कवायद के मुताबिक साबिक हुक्मरान जोड़े ने अपने पास रखा था, मुकदमा बगैर तफ्तीश के कायम किया गया और उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार सरकारी मुलाजमीन की तारीफ में नहीं आता, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई कानून के मुनाफी है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ई ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपसे रहनुमाई चाहूँगा, मुफाहमत, मज़ाहमत, डायलॉग या डेडलॉग। अगर हम बैरिस्टर गौहर के बयान सुने उनके ऊपर यकीन करें या सुहेल अफरीदी के बयान सुने तो उन पर यकीन करें, इस टाइम गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी चल रही है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से यही सूरत हाल रहेगी और हम तो सियासी लोग हैं तो मुफाहमत भी चलेगी, और सियासी लोग हैं, जमहूरियत के अंदर कोई पुरअमन एहतजाज करना या स्ट्रीट पावर शो करना ये कोई गैर कानूनी, गैर आइनी चीज़ नहीं है। लेकिन चूँकि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं हुक्मरानों को, क्योंकि वो आवाम से होकर तो नहीं आए हैं, वो आवाम के वोटों से भी नहीं आए हैं, तो उनको ये चीज़ें बुरी लग रही हैं और वो कहते हैं जी ये तो इंतशारी है, इंतशार कर रहे हैं। तो कोई इंतशार नहीं है। देखिए, आवाम को साथ लेकर चलना और ये चीज़ें मैं नहीं समझता कि कोई बुरी बात है, और अच्छी बात यह है कि सियासत हो रही है। लेकिन शौकत साहब, आपको लगता है कि दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं कि आप दिन में एहतजाज करें या आप जब मखसूस पोर्टल्स पे हो वहां पर आप फुल एहतजाज करें और स्ट्रीट मूवमेंट की बातें करें, और फिर अब ये भी बात करें कि नहीं मुज़ाकरात भी होने चाहिए? तो या तो फिर बंदा सड़कों पे आए और फुल एहतजाज करे और अपनी बात मनवा ले, या फिर बंदा बैठ के मुज़ाकरात के जरिए चीज़ों को हल कर ले। इन दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है ना?
देखिए, ये चीज़ें हमेशा साइड बाय साइड चलती रहती हैं। आप मुज़ाहमत करेंगे तो मुफ़ाहमत होगी ना। ये तो आपने देखा होगा ना कि जब भी कोई हड़ताल होती है तो उसके बाद ही आते हैं मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं ना। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि पुरअमन तरीके से अपनी बात पहुंचाएं, लेकिन एक साइड ये कि गवर्नमेंट को एक चीज़ जो सहूलत मिली है वो ये है कि इमरान खान साहब ने बाकायदा जो मुज़ाकरात है उसके लिए उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब को ये टास्क दिया है, और हुकूमत अगर चाहे तो मुज़ाकरात कर सकती है। और लेकिन उनमें भी सर तहरीक इंसाफ का उस कमेटी में कोई भी कारकुन नहीं है, तो आपको लगता है वो फायदेमंद साबित होगा? नहीं, जनरल सेक्रेटरी असद कैसर साहब हैं उस तंजीम का, लेकिन बात ये कि चूंकि हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रहा पीटीआई को, इमरान खान से जो मुलाकातें हैं वो बैन है, उनकी बहनों को नहीं छोड़ा जा रहा, उनकी वर्कर्स को नहीं छोड़ा जा रहा, उनकी लॉयर्स को नहीं छोड़ा जा रहा। अब आपको पता है जो सज़ा हुई है खान साहब को, उसमें वो चाहते हैं कि वो पिटीशन दायर करे और उसको चैलेंज करे, लेकिन नहीं हो रहा है। आपको पता है कि वो कई दिनों से वकला जा रहे हैं और उनके जो वकालतनामा है उस पर दस्तखत नहीं हो रहा। कल वो कहेंगे जी टाइम बाट हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना, ये तो इंसानी हकूक़ की भी वायलेशन हो रही है संगीन, और रूल ऑफ लॉ भी नहीं है, जमहूरियत का भी गला घोटा जा रहा है, और ऊपर से तरामीम के तरामीम, और ऐसी तरामीम जिससे अदलिया को महसूर कर दिया गया है। इन हालात के अंदर हम खामोश तो नहीं बैठ सकते। अगर हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है तो माहौल बनाए, बिल्कुल बेहतर करे। जो महमूद खान अचकज़ई साहब है वो हमें बता दें कि जी आ जाए, माहौल ठीक है, अब आज बात करें, तो हम आ जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह जो कल और आज शौकत साहब, हुकूमत तो कह रही है मुआशी अशारिये इतने अच्छे जा रहे हैं जिस तरह से पहले कभी भी नहीं, पहले से बहुत बेहतरी। अरे पाकिस्तान का इमेज भी हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर बहुत बेहतर हो रहा है। आप कह रहे हैं हड़ताल होती है, एहतजाज होते हैं, फिर मुज़ाकरात। यहाँ पर तो मामला थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं। हुकूमत तो कह रही है एवरीथिंग इज गुड, तो हुकूमत को आखिर क्यों जरूरत पड़ेगी कि वो आपके साथ आके मुज़ाकरात करें? देखिए, अगर ये लोग आंखें बंद कर दें और ये समझते हैं कि सारी दुनिया बेवकूफ़ है और पाकिस्तानी बेवकूफ़ है, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी बड़े बाशऊर लोग हैं। आपने 36,000 अरब का कर्ज़ा ले लिया और आपने अवाम को 1 रुपये का रिलीफ नहीं दिया, ना आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप मुझे बताएं कि कौन सा अशारिया इनका ठीक है कि जो हमारे दौर में ग्रोथ रेट था वो 6% था, आज 2.4 2.5 इस तरह, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। हमारे दौर में 12% महंगाई थी, आज ये इनके दौर में 38% पर पहुंची थी। अब ये थोड़ा उसको कम करके लाएं तो कहते जी हमारी, तो वो तो कह रहे बैरूनी सरमायाकारी बहुत आ रही है, अमेरिका की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, सऊदी अरब के साथ बड़े बड़े मुआहदे हो रहे हैं। जी जी, देखिए, बड़े बड़े दावों से तो कुछ नहीं होगा ना। जब पाकिस्तान में पैसा आएगा तो हम कहेंगे जी पैसा आ गया। अभी तक तो 1 रुपये नहीं आया। अभी तक तो जो बड़े बड़े कारखाने थे, वो जो इंडस्ट्रियाँ थी, वो तो जब बंद हो गई, वो तो चली गई, सारे कारखानादार चले गए। 144 कारखाने तो सिर्फ पंजाब में बंद हुए हैं, टेक्सटाइल मिल्स। तो ये क्यों बंद हुए? अगर ये इतना ही अच्छा माहौल है, और देखें ना, एक तरफ एनर्जी बहरान है, एक तरफ टैक्सेस में इजाफा है, तो लोग कारोबार छोड़ के भाग रहे हैं, सारा सरमाया बाहर चला गया है। बदकिस्मती है ना। ये हुकूमत जो है ये तो कर्ज़ों के ऊपर चल रही है। आज अगर IMF की दूसरी किस्त ना मिली तो आप देखें इस मुल्क के, इनके पास तो तनख्वाहों के पैसे नहीं होंगे। तो ये सिर्फ दावे करना, वो तो कहते हैं IMF में धकेलने वाले ही आप हैं। मिनिस्टर साहब कहते हैं जी मैं मुज़ाकरात दें। हमारे से पहले कोई ये IMF में नहीं होते थे। हमारे से पहले भी तो आखिरी दफा जब हम, वो कहते जी हमने तो इनसे जान छुड़ा ली थी, हम तो इसको वाइंड अप करने लगे थे, फिर दोबारा से ये जो हुकूमत आई बीच में, इसकी वजह से हमें दोबारा जाना पड़ा। देखिए, हमारे दौर में जो है ना, हम जब आ रहे थे तो $16.4 बिलियन 16.4 बिलियन अरब रुपए हमारे उसमें थे अकाउंट के अंदर। और जब ये आज के दौर में आप देखें ना, तो ये 14 से ऊपर नहीं जा सके, इतने बड़े बड़े कर्जे भी ले लिए। तो देखिए, एक तरह दावा करना ये अलग बात है, लेकिन आवाम को तो 1 रुपये का रिलीफ नहीं दे सके ना। दे देना ये रिलीफ, क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर इनके इतने अच्छे हैं, ये जो कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, इतने इंडेक्स ऊपर चला गया है और बिल्कुल आसमान छू रहा है,
तो फिर आवाम को महंगाई से तरीन निजात सतह क्यों पर नहीं पहुंच मिल गया। रही? खैर सर, हम असल चीज़ मुज़ाकरात तो की आवाम बात है करते हैं। हम पीटीआई की जो इस वक्त जो आपकी पॉलिसी है सर, स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से क्या प्लानिंग है? किस तरह से अगर नहीं आती हुकूमती कोई भी मुज़ाकराती टीम अगर आपके साथ बात करने के लिए, तो कैसा क्या ऐसा प्रेशर टूल होगा जो यूज़ किया जाएगा कि मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आया जाए? स्ट्रीट मूवमेंट जिसको कह रहे हैं। देखिए, इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारी तो पूरी कोशिश है कि मुज़ाकरात हो जाए और थ्रू महमूद खान अटकज़ई हो जाए, लेकिन अगर नहीं होते हैं मुज़ाकरात तो हमारी स्ट्रीट मूवमेंट भी तैयार है। और हमने इसके लिए आपने देखा सीएम साहब कल गए हैं, अपने तमाम पार्लियामेंटेरियन से वहाँ मुलाकात की है। ये एक जमहूरी तरीका होता है। फवाद चौधरी साहब ने पिछले दिनों ये कहा कि जो कोट लखपत में लोग कैद हैं, अगर उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए तो मुज़ाकरात के मामलात बेहतर तरीके से हो सकते हैं। आपके क्या ख्याल है इन पे कि वाकई उनको रिलीफ देने से ही मुज़ाकरात में कोई जो है वो पेशरफ्त आएगी सामने? देखिए, अगर हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है तो इस वक्त भी लीडरशिप मौजूद है, कोई इशू तो नहीं है। और उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है वो भी काबिल मज़म्मत है। उन देखें ना, उनको जो सज़ाएँ हुई हैं जाली मुकदमात के अंदर, तो अगर रूल ऑफ लॉ आ जाए और अदालतें आज़ाद हो जाएं, जिसके लिए हम सर कोशिश इसका कर तो रहे हैं। फैसला अदालतों ने करना ना। हमने तो ये तो देखे सर ना, जब इमरान नून खान लीग ने कहा वाले कि जेलों में मैं थे वो भी कहते थे कि जी जाली मुकदमात में, अब आप लोगों के ऊपर है तो कह रहे जाली मुकदमात। ये तो फैसला सर अदालतों पे रहने देते ना। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ कि अदालतें आज़ाद हो ना। बदकिस्मती से 27वीं तरमीम के बाद कौन सी अदालत आज़ाद है? कौन सी अदालत जो है वो फैसला कर पा रही है? वरना आप देख रहे हैं ना जिस अंदाज से इमरान खान के केसों के अंदर आपने देखा कि महीनों महीनों जो है ना समाअत नहीं होती है और तारीख रखी जाती है, फिर एकदम कैंसिल हो जाती है। तो ये तो कोई जस्टिस तो नहीं है ना। उम्मीद करते हैं समातें होना शुरू हो जाए और तारीखें रखी जाएं और सर कैंसिल ना शाह हो। मोहम्मद कुरैशी जो है, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब की तो ऑलरेडी जमानतें हो चुकी है 3 केसों के अंदर। उनको तो वैसे ही बाहर आ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन उनको क्यों रोका जा रहा है? तो ये सारी चीज़ें देखें, अगर ये कोशिश कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, मोहम्मद मौलवी साहब, इनकी अपनी स्ट्रगल है, बिल्कुल करें, उनका हक बनता है। लेकिन ये कि ये कहना कि जी वही मुज़ाकरात करेंगे तो मुज़ाकरात होंगे, तो ये तो पीटीआई एक बड़ी पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप डिसएग्री करते हैं? पॉइंट आ गया सर, आप डिसएग्री करते हैं इस पॉइंट से। तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तो एक अहम सवाल वहीं पर है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाना है या मुज़ाकरात की बात करनी है, मुफाहमत होगी या मज़ाहमत होगी, इस पर सबके ऊपर ही क्वेश्चन मार्क्स एक दफ़ा पड़ा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए वफाकी वज़ीर रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैसर अहमद शेख मौजूद है। आपसे सर रहनुमाई चाहूँगा कि क्या मुज़ाहमत और जो अब मुफाहमत है ये दोनों एक साथ चल सकते हैं? क्योंकि राना सनाउल्लाह ने भी जिस तरह से कहा कि पीटीआई वाले डायलॉग नहीं डेडलॉक की तरफ जा रहे हैं, तो एक्चुअली हासिल क्या करना चाह रहे हैं? बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू सुने तो वो कुछ और लगती है, सोहेल आफरीदी की गुफ्तगू सुने तो वो कुछ और लगती है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इनकी पार्टी में इनको खुद अंदाज़ा नहीं है कि ये करने क्या जा रहे हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। हम तो बार बार इनको ये कह चुके हैं कि आइए बैठिए, डिस्कस करें, जो मैटर्स हैं मिल के सॉर्ट आउट करें। दुनिया में कोई और तरीका नहीं निकला। ये इन्होंने बैठना ही बैठना है, हमने भी बैठना ही बैठना है, हम एक ही मुल्क के पार्टी हैं। तो ये जो सारी स्पेकुलेशन है ये गलत है। इवेंचुअली टेबल के बगैर कोई चीज़ हल होती ही नहीं है। अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की वहाँ पे नेशनल असम्बली में। मैंने जाके उनको अप्रिशिएट किया कि आपने ठीक पॉजिटिव बात की है। और स्पीकर साहब सरदार अयाज सादिक साहब ने ये उनको कहा कि मैं अपनी तरफ से गवर्नमेंट को और अपोजिशन को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके लिए माहौल बनाता हूँ। तो मुझे समझ नहीं आई कि दुनिया के ममालिक कहाँ चले गए हैं। हमारे लड़ाई झगड़े आपस के ही नहीं ख़त्म हो रहे। पहले पीपल पार्टी मुस्लिम लीग उलझते रहे, अब पीटीआई के साथ उलझा जा रहा है। तो ये उससे क्या रिज़ल्ट निकल रहा है? हम आप जो लोग हैं जो हमें वोट देते हैं, जिनको हम वादे करके आते हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे या तालीम को फ़रोग़ देंगे और एजुकेशन होगी और आपको रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलता नहीं है। आबादी हमारी बढ़ रही है, हम ग्रोथ कर नहीं रहे। ग्रोथ बावजूद हमारी बड़ी एफ़र्ट के मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात मेहनत की है और हमारी हुकूमत बहुत बेहतर काम कर रही है, पहले से बेहतर ही है। लेकिन जो होना चाहिए, जो हमारे
जो पोटेंशियल है, ये चीन, मैं 72 में पहली बार गया, मैं अक्सर कहता हूँ कि वहाँ चीन वालों के पास एक भी गाड़ी नहीं थी, सिर्फ साइकिल थे, बाइसिकल थे। और आज दुनिया की सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ यही 52-53 साल में हमारे देखते देखते चीन के पास आ गई। तो उन्होंने मेहनत की, आपस में झगड़े नहीं किए, उन्होंने यकजहती से काम किया। हालांकि ना उनके पास हमारे तर्ज की ये जमहूरियत है और ना उनके पास ऐसी कोर्ट्स हैं, खुली कोर्ट्स हैं, लेकिन उन्होंने मिल के काम किया है। वो हमें भी कहते थे, उस वक्त से ही कह रहे थे कि आपको क्या है, आप अपनी तरक्की की तरफ तवज्जो दें, आम लोगों की। लेकिन उन्होंने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल दिया है। हमारे सामने है ना, 35 साल 10% से ज़्यादा डबल डिजिट ग्रोथ की है, और हम एक साल भी 78 सालों में डबल डिजिट ग्रोथ नहीं कर सके। 6% से ऊपर हमारी ग्रोथ हुई नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? लड़ाई झगड़े से कोई रिजल्ट क्या निकला है? अगर हम यही चाहते हैं कि हम गुर्बत ही रहे, हमारे यहाँ गरीबों की तादाद बढ़ रही है और हालत आपस में हम झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे, और इसमें नुकसान तो आम आदमी का हो रहा है। जो इलीट क्लास है उसका क्या है, उसको तो फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। जो ऐसी क्लास है जो वेल ऑफ है, उसका तो नुकसान नहीं। कैसे साहब, क्या आपको लगता है जिस तरह से आप बता रहे हैं, मुआशी इशारिये भी बहुत बेहतर जा रहे हैं, पाकिस्तान की जो इमेज है वो वर्ल्ड वाइड वैसे भी बहुत बेहतर हो रहा है, और जीडीपी और इकोनॉमिक्स को भी देखें तो पाकिस्तान बढ़ती मईशतों में से एक होता जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, हुकूमत इस टाइम क्या इस पोजीशन में नहीं है, फुल स्ट्रांग पोजीशन में है? कि हुकूमत को क्या जरूरत है इस टाइम मुज़ाकरात करने की, या पीटीआई के पास कोई और ऑप्शन है मुज़ाकरात के अलावा? नहीं जी, पहली बात तो है कि किसी के पास मुज़ाकरात के अलावा ऑप्शन नहीं होता। इंडिया हमारा अज़ली दुश्मन है, लेकिन वो भी हम अभी खुद ऑफ़र उसको कर रहे हैं, कई बार कर चुके हैं कि कश्मीर के मैटर पे और दूसरे डिस्प्यूटेड मैटर, ये पानी का जो मामला उन्होंने दरियाओं को उठाया, बैठे और मुज़ाकरात करें। हम तो अपने दुश्मन को करते हैं, और इनसे तो हम, ये हमारी अपनी मुल्क की पार्टी है, इनसे तो हम कई बार कह चुके हैं, इनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है, अपने आप का नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैं आपको मिसाल दूं कि मेरा तल्लक है फैसलाबाद डिवीज़न से। अब जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, उसमें फैसलाबाद डिवीज़न के 4 ज़िले, चनियोट, जंग, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, 18 सीटें थी। 18 में से 15 सीटें पीटीआई ने जीती हैं, उनके मेंबर बैठे हैं मुस्लिम नेशनल असम्बली में। लेकिन 18 सीट, इसका मतलब बड़ा भरपूर उनको मैंडेट मिला 8 फरवरी को। लेकिन क्या आज लोग थक गए हैं इनके साथ रह के? मैं अपने इलाके को जानता हूँ, कोई एजुटेशन वहाँ से नहीं हो सकता, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, क्योंकि लोग इनके बेजार हो गए हैं कि ये क्या हमारी बजाय तरक्की के, ये तो सिर्फ अपने ऊपर लगे हुए हैं, अपनी ज़ात के ऊपर लगी हुई है इनकी पार्टी जो, और दूसरों को चोर डाकू कहते हैं। ये कहते हैं हम चोर डाकुओं के साथ बैठ नहीं सकते। तो ये अपने आप का नुकसान कर रहे हैं, उनको बैठना ही बैठना है, उसके बगैर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं समझता हूँ कि यही मुल्क की बेहतरी है, यही लोगों की बेहतरी है, हमारे लिए भी बेहतर है। हम ऑफ़र कर रहे हैं और करनी चाहिए हुकूमत को। कोई भी मुज़ाकरात से निकल नहीं सकता, ये हमारा अपना मुल्क है, हमने मुल्क को तरक्की देनी है, लोगों को मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। जो नहीं हो रहा, ये ठीक है कि हम पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी हमारी ग्रोथ तो जो है वो 3.5% हो रही है, और आबादी 2.25-2.5% बढ़ रही है। तो हमें बहुत ज़्यादा तरक्की चाहिए, हमें एक क्वांटिटेटिव जंप चाहिए। हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के हमारे लोगों को, जो गुर्बत की लकीर के नीचे 9-10 करोड़ बंदा है, और जो 2.5 करोड़ बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनके लिए कुछ काम करें, बजाय कि आप जब मैं जाता हूँ, मैं 29 साल से सियासत में हूँ और रेगुलर कौमी असम्बली में जा रहा हूँ। मेरा ताल्लुक एक बिज़नेस के फैमिली से है। मैं ये सोच के आया था, क्योंकि हमारे यहाँ तो मुझे वालिद साहब ने भी मेरे मना किया कि बेटा ये हमारा काम नहीं है, आप नहीं सियासत करो, लेकिन मेरी अर्ज थी कि जब मैं देखता था चीन जाके कि वो तरक्की कर रहे हैं, तो मैं कहता था कि मैंने हिस्सा लेना है, और उस फोरम पे जाके हिस्सा लेना है जहाँ पे पॉलिसियाँ बनती हैं। तो अब बड़ी मुश्किल से मैं उन लोगों से जाके मैंने कंटेस्ट किया, जो कि बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे मेरे इलाके चनियोट में, आज तक उनका मुकाबला किसी ने नहीं किया था, और यकीनन कामयाबियां भी आपको मिली। कैसे साहब, आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा, ये जो मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनाई जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि इनका कोई फायदा होगा? या फिर कुछ दिन पहले फवाद चौधरी साहब का एक बयान आया था कि जी कोट लखपत जेल में जो कैदी कुछ हैं वहां पे, उनको अगर कोई रिलीफ मिले तो फिर कोई मुज़ाकरात में कामयाबी आ सकती है। आपको लगता है कि इस तरह के माहौल के अंदर, जब मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि ये मुज़ाकरात की बात, ये कमेटी बनाना बड़ा मुस्बत कदम है? ये बिल्कुल मुस्बत कदम है। और देखिए, कोई भी उनका जो प्रॉब्लम है,
कोई उनका कोई बात है तो वो बैठ के बात करें नाम से, हर चीज़ डिस्कस हो सकती है। पहले बैठेंगे तो तब ये चीज़, ये पहले डिस्कस करना या मीडिया पे डिस्कस करना या ये कहना ये कर दें और वो कर दें, ये तो इसका मतलब है शर्तें लगाने वाली बात है। आप इस वक्त तकलीफ़ में हैं, आपकी पार्टी तकलीफ़ में है, आपकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ज़रूरत पीटीआई को है। और फिर 9 मई के मामलात में जो बिल्कुल वो इन्वॉल्व हैं, जिस तरह उन्होंने हमारी रियासत के ख़िलाफ़ काम किए है, हमारी शहीदों के जो मकामात थे उन पे जाके उनकी बेहरमती की है, तो इसके बावजूद हम कह रहे हैं कि आइए बैठिए सियासी मामलात पे हम डिस्कस कर लें। तो ये देखिए बेहतर मौलाना फजल रहमान बहुत मुदब्बर सियासतदान हैं और उनकी बात बिल्कुल ठीक है। जब तक आप बैठे, कोई भी मसला है आपका होगा, हो सकता है बाद जगह आप ठीक हो, कोई मैं ज़िद नहीं कर रहा कि आप ही गलत हैं, लेकिन आइए ना बैठिए, बैठ के बात करें, मसाइल को रिजॉल्व करें। और जब भी कोई मुज़ाकरात पे बैठता है ना तो कुछ यकीनन बैठ के बात करने से, मुज़ाकरात करने से ही मसाइल के हल निकलते हैं। हमारे साथ वफाकी वज़ीर रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैसर अहमद शेख साहब मौजूद थे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन पाक अफगान सरहद की बंदिश के बायस अफगानिस्तान को हजारों अरबों के नुकसानात हो रहे हैं, तो उनके क्या आदादो शुमार, इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पाक अफगान सरहद की बंदिश को अब तकरीबन 79 दिन हो चुके हैं। इस बंदिश से कबल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत का माहाना हजम औसतन 200 मिलियन अमरीकी डॉलर्स था, जो सालाना तकरीबन 2 अरब डॉलर्स बनता है। अफगानिस्तान अपनी रोजमर्रा जरूरियात, खास तौर पर जल्द खराब होने वाली ज़राई बरामदात और सीमेंट, अद्वियात, फ्यूल और खुराक जैसी अहम दरामदात के लिए 40% से जायद पाकिस्तान पर इन्हिसार करता था। सरहद की तवील बंदिश के नताइज दोनों ममालिक के लिए यकसा नहीं रहे। सबसे ज्यादा नुकसान अफगानिस्तान को उठाना पड़ा, जहां दो तरफा तिजारत में 45% कमी आई है और मजमूई तौर पर 600 मिलियन डॉलर से जायद का तजारती खसारा सामने आया है। हजारों ट्रांजिट ट्रक सरहद पर फंस चुके हैं, जिससे 200 मिलियन डॉलर से जायद का नुकसान हुआ और सरकारी महसूलात में भी नुमाया कमी वाक़या हुई है। सिर्फ तुर्कम बॉर्डर से एक माह में 45 मिलियन डॉलर्स का नुकसान रिपोर्ट हुआ है। अफगानिस्तान के ज़राई शोबे को भी शदीद धचका लगा है। अंगूर, अनार और खुश्क मेवाजात जैसी जल्द खराब होने वाली अशिया ज़ाया हुई, जिससे ताजरों को रोजाना लाखों डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। पाकिस्तानी मंडियों तक रसाई महदूद होने के बायस देही इलाकों की आमदन में 15 से 20% तक कमी आई है। और नाज़रीन, ईरान के रास्ते तवील और महंगे तिजारती रास्तों ने लागत में 50 से 60% तक इजाफा कर दिया है, जिसका बराह रास्त असर खुराक, अद्वियात और तामीराती सामान की कीमतों पर पड़ा। दूसरी जानिब पाकिस्तान पर इस बंदिश के असरात निस्बतन महदूद रहे। मजमूई बरामदात में मामूली कमी नजर आई, ताहम सख्त सरहदी निगरानी के नतीजे में पेट्रोल, डीजल और दीगर अशिया की स्मगलिंग में नुमाया कमी हुई है। इससे दस्तावेजी फरोख्त और टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ और चंद माह में अरबों रुपए की इजाफी आमदन सामने आई। सब्जियों और चीनी जैसी अशिया की कीमतों में भी कमी देखी गई, जिससे सार्फिन को कुछ रिलीफ मिला। सिक्योरिटी के लिहाज से भी पाकिस्तान को फायदा हुआ, क्योंकि सरहदी कंट्रोल से मनशियात, असलहा और गैर कानूनी नकलो हरकत के रास्ते महदूद हुए, जिससे जराइम पेशा और शिद्दत पसंद नेटवर्क्स की सरगर्मियों पर असर पड़ा। मजमूई तौर पर सरहद की तवील बंदिश ने अफगानिस्तान की मईशत पर शदीद दबाव डाला है, जहां महंगाई, बेरोजगारी और तिजारती खसारा बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने स्मगलिंग की रोकथाम के जरिए कलील मुद्दती माली और सिक्योरिटी फवायद हासिल किए, ताहम मुहाजिरीन की वापसी, इमदाद में कमी और कुदरती आफात के तनाजुर में अफगानिस्तान के लिए इस बंदिश का तसलसल मुआशी तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त बताया जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दफाई उमूर के माहिर मेजर रिटायर्ड मैसिम रजा और मुआशी उमूर के माहिर डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। 79 दिन गुजर चुके हैं पाक अफगान सरहद को बंद हुए। तकरीबन मजमूई तौर पर 600 मिलियन डॉलर से जायद का तजारती खसारा अभी तक अफगानिस्तान फेस कर चुका है। सिर्फ तुर्कम बॉर्डर से एक माह में 45 मिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा है। क्या कहेंगे इस पर? आई थिंक इट्स रियली सैड कि हमें ये स्टेप उठाना पड़ा, बट ऑफ कोर्स कंसिडरिंग द सिक्योरिटी सिचुएशन, यू नो, बायलैटरल ट्रेड इज डाउन, स्पेशली ट्रांजिट ट्रक्स 10 से 12 हज़ार खड़े हुए हैं,
$200 मिलियन का लॉस तो कस्टम्स टैरिफ्स एंड ट्रांजिट फीस में हो गया, $45 मिलियन जैसे आपने तोरखम से एक्सप्लेन किया। फिर जो एग्रीकल्चर एंड जिसे कहेंगे मार्केट डिस्ट्रक्शन जो है वो अलहदा है। स्पेशली अफगान ट्रेडर्स जो हैं वो $2.5 मिलियन पर डे के हिसाब से लूज कर रहे हैं। पेरिशेबल्स लूज हो रहे हैं, इसमें ग्रेप्स आते हैं, पोमेग्रेनेट्स आते हैं, ड्राई फ्रूट आता है। और ये पाकिस्तानी मार्केट्स लॉस ड्यूरिंग पीक सीजन है, जिसमें रूरल इनकम्स गिरती हैं। सो इस तरह जो बायर है पाकिस्तान में वो सब्स्टिट्यूट कर जाएगा किसी और बायर की तरफ। जो रीरूटिंग है वो आपको मालूम है कि बहुत एक्सपेंसिव है उनके लिए। अगर आप ईरान से करें वहाँ पे और मसाइल हैं। ईरान इज अ सैंक्शन कंट्री, आपको 6 महीने की इजाज़त लेनी पड़ती है, 50 से 60% कॉस्ट ज़्यादा आती है। और इस सब का ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट पे, जॉब्स पे, डोमेस्टिक मार्केट एक्टिविटी पे, इस सब पे फर्क पड़ता है। और स्पेशली एक मुल्क अफगानिस्तान के लिए जिसकी एक फ्रेजाइल फिजिकल बेस है। अगर आप इस सब को देखें और जो वागा के थ्रू ट्रेड होती थी इंडिया की, आई थिंक बेटर सेंस शुड प्रिवेल ऑन देयर साइड. It is not a story that should be carried the way it is being carried. And ये जो कंपाउंडिंग स्ट्रेस है, ट्रेड कोलैप्स है, इससे इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आता है, अनएम्प्लॉयमेंट, एड डिक्लाइन। I really hope कि we can move beyond this, एंड जो मसाइल पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई किए हैं वो हम एक हल कर सकेंगे ताकि हम ट्रेड रिज्यूम कर सकें वाया स्ट्रिक्ट लेन्स, पेरिशेबल के लॉसेस से निकल सकें। जो प्रोलॉन्ग्ड क्लोजर है ये वीकन करेगा उनकी इकोनॉमी को हमसे ज्यादा, बिकॉज ऑब्वियसली हम इंपोर्ट करते हैं वहां से। यही डॉक्टर खाकान साहब यही आपसे पूछना चाह रहा था कि पर्टिकुलरली अफगानिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर कितना इम्पैक्टफुल होगा ये बंदिश जो है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए भी है लेकिन कंपैरेटिवली उनका नुकसान ज्यादा है, और पूरी इनकी मईशत पे, ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर इस बंदिश का कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा? देखिए, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न में तो हमने ऑब्वियसली कुछ अलाउ भी किया हुआ है, क्रिटिकल मेडिसिन, फूड शॉर्टेजेस जो बॉर्डर एरियाज पे हैं, सम अफगान अर्बन सेंटर्स में भी यूएन हैड टू प्रेस फॉर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, तो वो तो अपनी जगह है। पर ऑब्वियसली एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और उनके पास और रास्ता कोई नहीं है। अगर वो ईरान या सेंट्रल एशिया डाइवर्सिफाई भी करते हैं वो वक्त लगेगा। तो पाकिस्तान हैज बीन अ क्रिटिकल मार्केट। हमने इतने बड़े रेफ्यूजीज का भी बोझ संभाला है जो हमारे पास रहे हैं, जिसकी हमने एक मल्टी बिलियन डॉलर्स में एक कॉस्ट पे की है जब ये सारे अफगान सिचुएशन थी, और हमें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू आर जैसे कहेंगे हम पे रही है। सो और इसकी एस्केलेशन जो है दैट्स आल्सो नॉट अ गुड स्टोरी। सो मिड अक्टूबर से अब ये वक्त आ गया है कि एक डेडलॉक है। आई रियली होप कि बेटर सेंस वुड प्रिवेल, बिकॉज जो ये नुकसान इस वक्त उनको 79 डेज में उठाना पड़ा है, दैट्स नॉट समथिंग दे वुड वांट टू कैरी फॉरवर्ड एज थिंग्स गो ऑन। ये $200 मिलियन का तकरीबन एक लॉस है। आई रियली डोंट सी अ रीजन। वो हयाताबाद में अपना इलाज कराने भी आते थे, आपको मालूम होगा, पेशावर में। सो अगर वो उनसे वो फैसिलिटी भी छिन गई है, सो आई एम श्योर कि इट्स डिस्टर्बिंग देम इन दिस वे आल्सो। सर वो फैसिलिटी भी छिन गई है इनसे, बल्कि मैं आप चाहूंगा कि आप उसके बारे में भी हमें बताएं, जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और दीगर अशिया जो स्मगल होकर आती थी उनकी कितनी रोकथाम हुई है, और इनफैक्ट जो मनशियात, असलहा और जो गैर कानूनी चीजें हैं उनकी वजह से इकोनॉमी पे कितना अच्छा इंपैक्ट आ सकता है। तो देखिए कि हम तो ये जो स्मगलिंग थी और अफगान ट्रांजिट ट्रेड थी, इन दोनों में पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड अलोन कॉस्ट $6 बिलियन एट टाइम, जबकि माल चाय इतनी आती थी वो तो कभी अफगानिस्तान में जा ही नहीं सकती थी, वो यहीं बिक रही होती थी, तो हम नुकसान उठा रहे होते थे। और रुपए पे जो प्रेशर आता था, बहुत ज्यादा बाइंग होती थी ऑफ मार्केट में, तो ₹1 पे भी प्रेशर आता था जब डॉलर की बाइंग होती थी। ये अब आप सब समझिए कि इसका तो नेट बेनिफिट ही आया है पाकिस्तान को। जब से अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे पाकिस्तान ने संभालने की कोशिश की है तो पाकिस्तान का रुपया ही मुस्तहकम हुआ है। दूसरी चीज ये देखिए कि अगर आप स्मगल्ड गुड्स आते रहेंगे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की जो फॉर्मल इकोनॉमी है वो कितनी हर्ट होगी, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग कितनी हर्ट होगी, पाकिस्तान की टैक्सेशन कितनी हर्ट होगी। सो इन दैट सेंस तो पाकिस्तान के लिए ये एक प्लस है कि
पाकिस्तान एंटी स्मगलिंग मेजर्स लेकर अपनी इंडस्ट्री को खुद पनपने की गुंजाइश पैदा करे, ना कि स्मगल्ड माल आकर पाकिस्तान में बिक रहा हो जो कि विदाउट ड्यूटीज विदाउट टैक्सेस हो और हमारी फॉर्मल इकोनॉमी को हिट कर रहा हो। लेजिटिमेट ट्रेड, legitimate livelihoods get hurt when we do this kind of thing. So in that sense तो ये पाकिस्तान के लिए तो बेनिफिशियल सर जिस तरह से ये ज़रूरी चीज़ें हैं, जो फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, या जिस तरह से ये अनार हो गया या बाकी सेब वगैरह ये जो जाते हैं, इनका कितना नुकसान हुआ होगा? ट्रक्स में खड़े खड़े पड़े हुए लोगों के माल रुके हुए हैं, बॉर्डर बंद है, और जब इसको पहुंचाने के लिए जो एक्स्ट्रा रूट यूज किया जाएगा थ्रू ईरान या थ्रू अदर एनीवे, उसके ऊपर कितनी कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाती है? तो ऑब्वियसली द कॉस्ट इज मच मोर इफ यू गो थ्रू ईरान। और ईरान की दूसरी बात यह कि जैसे मैंने पहले बताया सैंक्शंस लगी हैं, और अगर सैंक्शंस लगी हो तो वो तो 6 महीने की आपको रिलीफ लेनी पड़ती है सैंक्शंस खोलने के लिए। 50 to 60% ज्यादा है। और कॉस्ट इफ यू कैरी द सेम गुड्स थ्रू जो आप कहते हैं ईरान, सो उनके लिए तो ऑब्वियसली दिस इज द बेस्ट way to resume trade with Pakistan, sorting out all the security concerns that Pakistan has had for a very long time. I think that's the way forward for Pakistan and Afghanistan. देखिए ये जितने नेशंस ने तरक्की दैट की शुड है, बी द वे इस फॉरवर्ड tension फॉर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। साहब हमारे साथ दिफाई उमूर के माहिर मेजर रिटायर्ड मैसम रजा ने भी ज्वाइन कर लिया है। अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। बात हो रही है अफगान ट्रेड जो बंद हुई हुई है, उससे पाकिस्तान को कितने मुस्बत असरात आ रहे हैं, पाकिस्तान को कितने फवायद और स्पेसिफिकली अफगानिस्तान को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? सर योर टेक ऑन दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इस टॉपिक पे मुझे अपने साथ लिया है। देखिए कुछ जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कौमों के बीच में ऐसे होते हैं जहां पहली बात तो ये है कि नफा और नुकसान जो है, कोलेटरल डैमेज जो है, कोलेटरल बेनिफिट जो है, वो काउंट ही नहीं होता। आपने जो चीज आपको डैमेज कर रही है, जो चीज आपको कॉन्स्टेंटली हर्ट कर रही है, जो चीज आपको कंसिस्टेंटली आपको आपके बीच में एक दहशतगर्दी फैला रही है, आपकी इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर रही है, आपके अंदर नॉर्को का जो है फरोग बढ़ रहा है, तो उसके पीछे कौमें जब फैसला करती हैं, क़यादतें जब फैसला करती हैं, तो पहली बात तो यह है कि वहां आंकड़े नहीं देखे जाते कि कितने मिलियन डॉलर का क्या फायदा, कितने मिलियन डॉलर का क्या। और हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि अफगानिस्तान का इससे क्या नुकसान हो रहा है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें क्या फायदा हो रहा है या हमारे लिए क्या जरूरी था। ये स्टोरी आज की नहीं है। मैं बहुत पीछे जो है वो राजा रंजीत सिंह के दौर में नहीं जाऊंगा, जब पंजाब का जो साइज था वो दिल्ली से लेके काबुल तक होता था। आज जो लोग डिविडेंड लाइन की बात करते हैं और जो अफगानिस्तान की बात करते हैं, किसी दिन इनको अलहदा किसी दिन मेरे साथ प्रोग्राम में बिठाएं तो मैं इनको बताऊं कि राजा रंजीत सिंह का पंजाब जो है वो काबुल तक कैसे जाता था। अच्छा, अब हो क्या रहा था कि इस ट्रांजिट के नाम पे पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था वो इतना घिनौना था, इतना घिनौना था। और मैं हैरान हूं कि उन पिछले लोगों पे कि जो इस चीज को या तो आइडेंटिफाई नहीं कर सके, और अगर आइडेंटिफाई किया, अगर आइडेंटिफाई किया है तो इसको क्वांटिफाई नहीं कर सके, और अगर क्वांटिफाई भी किया है तो उसका सद्देबाब नहीं किया उन्होंने। और सद्देबाब न करके वो इतना बड़ा उन्होंने जुर्म किया है हमारी कौम के साथ कि अब हमारे बच्चों के बीच में जो इस वक्त स्कूल कॉलेजेस तक नार्कोटिक्स पहुंचनी शुरू हो गई थी, कोई किसी किस्म का मैकेनिज्म नहीं था कि जो इस ट्रांजिट के नाम पे जो खिलवाड़ पाकिस्तान के साथ हो रहा था। हमारी लोकल इंडस्ट्री इतनी डैमेज हो रही थी कि वो बहुत सारे इनके कंटेनर्स जो थे वो तो कराची से आगे ही नहीं निकलते थे, वो उधर ही ले दे के गेम खत्म होती थी और ट्रांजिट कंप्लीट हो जाता था। फिर इस वक्त जो हमारी नॉन कस्टम गाड़ियों की इस वक्त तरसेल है पूरी, और उन नॉन कस्टम गाड़ियों का अगर तो सिर्फ चलने तक हद होती तो भी ठीक था, वो दहशतगर्दी के अंदर इस्तेमाल हो रही थी। आप सारी एक इतनी अच्छी आपके पास पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी कैपेबिलिटी है, पूरी चेन है,
आप इस वक्त दहशतगर्द जो है वो कहीं छुप के नहीं पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस से जा सकता, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से कहीं छुप नहीं सकता। लेकिन जब वो सारी ट्रेल होती होती गाड़ी पे आती थी, गाड़ी की नंबर प्लेट पे आती थी, तो पता चलता था गाड़ी तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसके गाड़ी के ओनर को कैसे पकड़ोगे? आप उसके बेचने वाले को कैसे पकड़ोगे? आप उस ट्रेन को बेड़ा गर्क ट्रैक ही नहीं कर सकते ना। इसी तरह सर मनशियात और गैर कानूनी असलहे की भी तो सेम ही सिचुएशन रही। आप ट्रैक ही नहीं कर सकते कि ये आया कहां से। एग्जैक्टली आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो धरी की धरी रह जाती थी जब आपका ट्रैक बीच में जब चेन टूट जाती थी। इस तरह आपके पास लोगों के आने जाने का, आप उस ट्रांजिट के नाम पे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही थी, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान की ग्रीन पासपोर्ट की अगर कहीं इज्जत नहीं है तो उसका कारण, उसका बायस, उसकी वजह, उसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ ये अफगान थे। और इन अफगानियों ने जिस तरह पाकिस्तान के और ट्रांजिट के नाम पे जो खिलवाड़ खेलते हुए जो पाकिस्तानी नादरा के कार्ड बनवाए जाली, पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाए जाली, मैं मानता हूं कि उसमें हमारा फेलियर भी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जाके इसके ऊपर अब कदगन लगना था। 200 मिलियन की ट्रेड महाना हो रही थी आपकी, और पाकिस्तान ने हर तरह की इसमें तावन किया। 79 में जब ये रशिया ने इन्वेड किया तो जिस तरह फटे हुए कपड़ों के साथ ये अफगानी आए, जिस तरह भूखे पेटों के साथ लिम्स कटे हुए आए, पाकिस्तान ने जिस तरह कोई लाख 2 लाख की बात होती तो हम सह जाते। 5 मिलियन हमने अफगानियों को 5 डेकेड्स के लिए होस्ट किया और खुले दिल के साथ किया। घरों के दरवाजे खोल दिए, कारोबार के दरवाजे खोल दिए। हमारे साथ दिफाई उमूर के माहिर मेजर रिटायर्ड मैसम रजा और मुआशी उमूर के माहिर डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेजबान फाइक महमूद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।